नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में राजग सदस्यों के समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए भाजपा ने पीएम मोदी से 22 अक्टूबर का समय मांगा है। सूत्रों ने कहा है कि पीएम मोदी उस दिन बक्सर, जहानाबाद, रोहतास और भागलपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि पीएमओ से स्वीकृति मिलने के बाद पार्टी सभा स्थलों की तैयारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्टार्स कार्यक्रम को दी गई मंजूरी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, इस क्षेत्र में मौजूद दकियानूसी बाधाओं को दूर करेगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए स्टार्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्षा की मार झेल रहे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। शाह ने कहा कि उनका मंत्रालय भारी बारिश से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पैदा हुई स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस परिस्थिति में केंद्र सरकार दोनों राज्यों की हर संभव मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में 205 टन संतरे से लदी एक विशेष किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया है। ये विशेष ट्रेन कटोल, नारखेड़, पांडुरना, बैतूल और इटारसी के संतरा उत्पादन वाले क्षेत्रों में रुकेगी। संतरा उत्पादन करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए रैक की बुकिंग शुरू हो गई है। राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि वो आतंकवाद से पीड़ित होने का बहाना करता है, जबकि वो खुद ही राज्य प्रायोजित दहशतगर्दों का प्रवर्तक है। भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश दहशतगर्दी का केंद्र बिंदु है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए दौरे पर आज बिहार जा रहे हैं। नड्डा अपने प्रवास के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसमें नड्डा काराकाट सीट के लिए विक्रमगंज और औरंगाबाद जिले के गोह में जनसभा करेंगे। इसके अलावा एनडीए को मजबूत करने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं से पटना में मुलाकात करेंगे। लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिरा टनल के निर्माण का काम आज से शुरू हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बटन दबाकर करेंगे। इसे एशिया की 2 दिशा वाली सबसे लंबी टनल माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो 2021 में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह का पूर्व निर्धारित दौरा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनलॉक 5 के तहत आज देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खोले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे, जिन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई थी। कांग्रेस ने गुजरात एवं नागालैंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोनिया गांधी ने इन उम्मीदवारों के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। कांग्रेस ने डांग से सूर्यकांत गामित और कपराडा से बाबूभाई बाड़था को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नागालैंड की पुंगरू की पेरे से खासेओ अनर को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए श्रम विभाग एवं रोजगार विभाग का प्रभार डिप्टी सीएम सिसोदिया को सौंपा है। सूत्रों ने बताया कि इन 2 विभागों का प्रभार मंत्री गोपाल राय के पास था, लेकिन दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण गोपाल राय पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने को कहा है। जिनपिंग ने एक सैन्य अड्डे के दौरे के दौरान ये बात कही है। जिनपिंग ने अपने बयान में सैनिकों से कहा है कि आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगाना चाहिए। साथ ही आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पूर्व रक्षा मंत्री की हालत स्थिर है। कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा है कि हम वरिष्ठ डॉक्टरों के निरंतर संपर्क में हैं और समय समय पर सूचित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कृषि सुधार कानून युवाओं में कृषि संबंधी उद्यमिता को सुगम बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये कानून करियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सिंह ने कहा है कि धीरे धीरे इन नए सुधारों के फायदे सामने आएंगे और कृषि सुधार कानून युवाओं में कृषि उद्यमिता सुगम बनाएगी। यूपी की योगी सरकार ने मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत दी है। इसी क्रम में सरकार ने मनोरंजन उद्योग को 5 महीने के लिए लाइसेंसिंग शुल्क में छूट दी है। सीएम योगी ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को लाइसेंसिंग फीस में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की है। ये छूट यूपी चलचित्र अधिनियम के तहत दी गई है। दुराचार के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल प्रजापति को 2 महीने की अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 21 सितंबर को जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया था।
भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि वो पिछले हफ्ते बंगाल में भाजपा की रैली पर वाटर कैनन से रसायन का इस्तेमाल करने पर सरकार से रिपोर्ट तलब करें। चटर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के प्रदर्शनकारियों पर हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। यूपी सरकार आज राज्य के सभी 75 जिलों में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मना रही है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार ने आज हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान चलाया है। इसे सोशल मीडिया अभियान भी बनाया गया है। इसका मकसद लोगों को कोरोना से बचाव के लिए नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित करना है। हाथरस मामले में सीबीआई आज फिर पीड़िता के गांव पहुंच रही है। इस दौरान पीड़िता की भाभी और मां से पूछताछ करेगी। इसके अलावा सीबीआई दोनों से पूछताछ करने के बाद जेल जाएगी, जहां बंद आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही हाथरस मामले में आरोपियों को रिमांड पर लेने की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 2 सेक्टरों में भारी गोलाबारी की और मोर्टार के गोले दागे। एक अधिकारी ने बताया है कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी गोलाबारी का करारा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गोलाबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सिख निजी सुरक्षा अधिकारी के परिवार से मुलाकात की, जिसकी पगड़ी पुलिस के हाथ झड़प के दौरान गिरा दी गई थी। राज्यपाल ने सीएम ममता को गलती ठीक करने के लिए सलाह दी है। धनखड़ ने कहा है कि सीएम घटना को उचित बता रही हैं, जबकि पीड़ित को राहत देने की जरूरत थी। दिल्ली वार्ता विफल होने के बाद किसान संगठनों की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी। बैठक में किसान संगठन रेल ट्रैक खोलने या नहीं खोलने को लेकर फैसला करेंगे। दिल्ली में वार्ता विफल होने के बाद किसान यूनियनों में खासा रोष है। अब चंडीगढ़ में होने वाली किसान यूनियनों की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। सर्दियों में कोरोना का प्रसार बढ़ने की संभावना को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों से खरीदने की योजना बनाई है। इसको लेकर एक टेंडर भी जारी किया गया है। बता दें कि सरकार कोरोना रोकने के लिए जन आंदोलन भी चला रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 73,07,000 के पार पहुंच गया। इनमें से 1,11,266 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 63,83,000 तक पहुंच गया है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,12,000 पर आ गई है। देश में बीते 24 घंटे में 67,708 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 3,87,00,000 से ज्यादा हो गया। इसमें से 10,96,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,91,49,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं जर्मन चांसलर ने कहा है कि देश में संक्रमण की हालत गंभीर हो चुकी है। सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। वहीं रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने कोरोना पर अपनी दूसरी वैक्सीन को रजिस्टर्ड कर लिया है। इसके विकसित करने का काम तेज कर दिया गया है। इसके अलावा कई वैक्सीन के ट्रायल भी चल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी में 31,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि ये भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी। इसकी घोषणा बजट भाषण में की गई है। इनको लेकर सरकार पर 1,717.40 करोड़ का प्रतिवर्ष खर्च बढ़ेगा। बता दें कि बजट भाषण में 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए आज से जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लग गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में आज से जनरेटर चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसमें डीजल, पेट्रोल और केरोसिन के सभी जनरेटर सेट शामिल किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर जिले की भारत पाकिस्तान सीमा के पास 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि ड्रग तस्कर कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई है। इसका पाक तस्कर गिरोह से संबंध था। मुंबई और ठाणे समेत कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी कोंकण के साथ मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा से जल जमाव हो गया है। साइन और किंग्स सर्कल के पास सड़कें तालाब बन चुकी हैं। भारत ने यूक्रेन के साथ अलग से द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया है, ताकि दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन हो सके। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अभी तक भारत ने इस तरह की व्यवस्था 16 देशों के साथ कर रखी थी। अब इसमें नया देश यूक्रेन जुड़ गया है। इसके लिहाज से अब 17 देश शामिल हो गए हैं। यूपी के पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर मामले में डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। सेन ने अपनी जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि डीआईजी अरविंद सेन पर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी टेंडर घोटाले के आरोपी आशीष राय से 35 लाख रुपए लिए हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि लंबे राजनीतिक कैरियर के दौरान आज तक मेरे खिलाफ कोई उंगली
नहीं उठाई गई। मेरा राजनीतिक जीवन बेदाग है। उन्होंने शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा नाम ना कभी डंपर घोटाले से जुड़ा, ना व्यापम घोटाले से और ना किसी ई टेंडर घोटाले से जुड़ा है। सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभिभावकों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत मिलेगी। लेट फीस के साथ छात्र 1 नवंबर तक शुल्क जमा कर सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने जब लालू को मौका दिया तो उन्होंने अपना विकास किया, जिसकी सजा वो आज जेल में भुगत रहे हैं। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ काम किया है। पंजाब सरकार ने सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें एबीसी और डी समूहों की सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरजेडी वोट ठगने का केजरीवाल फार्मूला अपना रही है। यदि आरजेडी की सरकार आई तो बिहार में फिर से महिलाएं घर से निकलने में डरेंगी और युवा पलायन करने लगेंगे। सुशील मोदी ने आरजेडी पर नौकरी के बदले जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार ने बिगिन अगेन अभियान शुरू किया। इसके तहत आज से मेट्रो ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई है। आज से राज्य में पुस्तकालय फिर से खुलेंगे। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले का संबंध डी कंपनी से होने का संदेह जताया है। एनआईए ने कहा कि सोने की तस्करी से मिलने वाले मुनाफे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है। एनआईए ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर फिर से दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक कोविड-19 का प्रभावी और सुरक्षित टीका उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया है कि अगर वो दोबारा निर्वाचित होते हैं तो विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज पुनर्गठन कार्यक्रम का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। इससे वित्तीय दबाव में आए देशों को संकट से उबारने में मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऋणी देशों पर अधिक बोझ न डाला जाए। ने धन शोधन के मामले में बसपा के पूर्व एमएलसी के परिसरों पर छापे मारे। मोहम्मद इकबाल पर धन शोधन समेत कई आरोप लगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। तलाशी के दौरान दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। आईएमएफ के अनुमान पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये नफरत से भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ठोस उपलब्धि है। बता दें कि आईएमएफ ने अनुमान जताया कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल सकता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के लिए पूरा सम्मान है। ये चिंता का विषय है कि वे हमें पीछे छोड़ रहे हैं और सरकार को इसका एहसास नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का संकट गहरा गया है। डॉक्टरों के संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 19 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संगठन ने कहा है कि हम पिछले 3 महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस संकट में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोल इंडिया की CSR पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इसके तहत कंपनी समाज के गरीब और वंचित तबकों से आने वाले थैलीसीमिया के मरीजों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता देती है। दूसरे चरण में कंपनी ने 200 मरीजों की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन के चलते 200 मालगाड़ियां फंस गई हैं। इसमें बिजली घर बंद होने के कगार पर हैं। आंदोलन के कारण बिजली संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति में बाधा हो रही है। बता दें कि प्रदर्शन के चलते 24 सितंबर से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए सभी यात्री ट्रेनें रद्द हैं। 1 अक्टूबर से इसका गहरा प्रभाव मालगाड़ियों पर पड़ा है। यूपी सरकार ने नव अयोध्या नगर के लिए 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की सूचना जारी कर दी है। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित की है। आसमान से देखने पर नव अयोध्या धनुषाकार दिखेगी। कई विशेषज्ञ इंजीनियर और वास्तुकार शहर का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। आईपीएल के 30वें मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 13 रन से हरा दिया। दुबई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 8 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम अंक तालिका में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा। किंग्स 11 ने अभी तक 7 मैचों में से 6 मैचों में हार का सामना किया है। प्लेऑफ की उम्मीद बनाए रखने के लिए अब उसे हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। किंग्स 11 ने अपनी एकमात्र जीत आरसीबी के खिलाफ ही हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मुख्य कोच की असली जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मिसबाह ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूचित कर दिया है कि वो 30 नवंबर को मुख्य चयनकर्ता पद से हट जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।